तो जब सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई तो शिक्षा व्यवस्था तो चौपट होना तो लाजमी है कि जब कोई संकट आता है मानव सभ्यता पर तो मनुष्य ही उसका एक अच्छा वैकल्पिक साधन ढूंढता है। विपक्ष तो बार बार हल्ला करता है। जिन्होंने इस वैक्सीन का क्रिटिसाइज किया था वो सबसे पहले दौड़कर जाकर वैक्सीन लिए। 38 जिला में 4000 से भी ज्यादा रसोई घर चल रहे हैं। ये जागरूकता मानव नीतीश कुमार की न देन है। विपक्ष ने अपने नकारात्मक रवैये से पूरे बिहार का अपमान किया है। नमस्कार, ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। आज हम लोग बैठे हुए हैं पूर्व विधान पार्षद जदयू के नेता डॉक्टर रणवीर नंदन जी के साथ में। आइए आज बात करते हैं उनसे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में सामान्य जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसकी मार गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग सभी लोगों पर पड़ा हुआ है। लेकिन एक शिक्षाविद होने के नाते हम आपसे ये सवाल करना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से पिछले साल से सारे स्कूल, कॉलेज बंद हैं, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से डगमगाई हुई है, तो इस स्थिति में जो प्राइवेट टीचर हैं या कोचिंग संस्थान हैं, उन लोगों की स्थिति भी काफ़ी खराब हो चुकी है। इसके बारे में सर आपके क्या विचार हैं? आज जो महामारी आई है, कोरोना महामारी आई है, इसने सभी जीवन जीने के आयामों को छिन्न भिन्न कर दिया। और जब जीवन जीने के जो विविध आयाम हैं वह जब छिन्न भिन्न हो गए, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो बाकी किसी आयामों की सफलता और विफलता और उसकी कठिनाइयों का क्या वर्णन किया जाए। यह जो बीमारी आ गई, इसने न अमीर देखा न गरीब देखा। और जहाँ तक आपको भी जानकारी होगी कि अभी तक इसका कोई स्थापित इलाज नहीं आ पाया है, प्रयोग ही चल रहा है। अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और सुनने में यह भी आ रहा है कि जिन्होंने 2 वैक्सीन ले लिया उनकी भी मौत इस बीमारी से हो गई। तो जब सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई तो शिक्षा व्यवस्था तो चौपट होना तो लाजमी है। और दुख की बात हो गई कि जब जीवन जीने के जो आयाम हैं, जो मापदंड हैं, जब वही अस्त व्यस्त हो गए तो समझ में नहीं आता कि हम किसकी बात करें। ये बड़ा दुखद पहलू है कि आज इस बीमारी के कारण शिक्षा व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई और जितने भी हमारे प्राइवेट टीचर्स हैं उनके साथ तो दिक्कत हो ही गई। और जितने जो सरकारी जो शिक्षक हैं और जो छात्र पढ़ने जा रहे हैं वो भी चाहकर विद्यादान नहीं करा पा रहे हैं। एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है कि आप वर्चुअल क्लास लें और आप वैसे तमाम विधियों को अपनाएं। हम लोग भी जब आवश्यकता पड़ रही है तो हम लोग भी वर्चुअल क्लास ले रहे हैं, लेकिन इसकी एक तैयारी होती है और वह तैयारी धीरे धीरे वह तैयारी डेवलप हो रही है। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि जब कोई संकट आता है मानव सभ्यता पर तो मनुष्य ही उसका एक अच्छा वैकल्पिक साधन ढूंढता है। तो वैकल्पिक साधन के रूप में आप देख रहे होंगे कि अभी वर्चुअल पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई है। धीरे धीरे एग्जामिनेशन भी जो है उसको भी लोग ऑनलाइन लेने के लिए योजना बना रहे हैं। आप हर जगह भी जाइए, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, प्राइवेट कार्यालय हो, चाहे मान लीजिए कि राजनीति में ही कोई सभा हो, कोई मीटिंग हो, हर जगह पर इस बीमारी के कारण
एक वर्चुअल आदान प्रदान होता है, वर्चुअल टॉक होता है, इसकी रूपरेखा बन रही है। बहुत जगह बन भी गई, बहुत जगह यह प्रारंभ भी है। समय लगेगा, लेकिन लोग कहते हैं कि इस सभ्यता में जब से मनुष्य का विकास हुआ, और मैं निजे सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में जो जो कष्ट आते हैं उसका समाधान मनुष्य को ही करना पड़ता है। तो ये प्रयास हो रहा है कि हम इस बीमारी का सामना करते हुए जितनी भी जो गतिविधियां हैं, विकास की गतिविधियां हैं, अवरुद्ध न हो, उसके प्रयास चल रहे हैं। सर, लेकिन आपके विरोधियों का बराबर ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आपके स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मंगल पांडे जी, इन लोगों को बहुत पहले से पता था कि दूसरी लहर आने वाली है। 2020 में तो चलिए पहली लहर जो आई थी उस समय लोग ज़्यादा जागरूक नहीं थे, पर ये जो दूसरी लहर आई जो 2021 के आपको मार्च से आई है, तो बहुत सारे लोगों का कहना है, आपके विरोधियों का स्पेशली, कि इन सभी लोगों को सब कुछ पता था, फिर भी इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण यहाँ पर जो है महामारी विकराल रूप धारण कर ली। ऑक्सीजन सिलेंडर 50-50 हज़ार रुपये में बेचा जाने लगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन, एक तरफ एम्स के डायरेक्टर कहते हैं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसकी कालाबाजारी हुई। 25-25 हज़ार, 40-40 हज़ार, जिसको जितना जहाँ मौका मिला लूटने का लूटा, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो दवा व्यवसायी हो। तो सर, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि सरकार कुछ बेबस सी महसूस कर रही है अपने आप को। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब कोई महामारी आती है तो वहाँ पर कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं होता है। महामारी सबके लिए आती है, और मैं उसको ऐसे डिफाइन कर देना चाहता हूँ कि विपक्ष तो बार बार हल्ला करता है। विपक्ष ने तो यह भी हल्ला किया, जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो टीका आया, तो विपक्ष ने यहाँ तक कह दिया कि इसकी कोई ये नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है। और आप अब जब जाएंगे अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जाएंगे, तो अनेकों विपक्ष के नेताओं ने, जिन्होंने इस वैक्सीन का क्रिटिसाइज किया था, वो सबसे पहले दौड़कर जाकर वैक्सीन लिए। तो यहीं पर ये लोग पकड़ा गए। तो जब महामारी आ जाती है तो यह कैसे संभव है? आप जिस चीज को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, जैसे जब किसी अरेंजमेंट में कोई कोरोना आ जाता है, मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, तो पूरा अरेंजमेंट खराब हो जाता है। क्या हुआ कोरोना में? यदि कहीं 500 आदमी हैं, एक कोरोना पीड़ित चला गया, तब 500 आदमी उससे अफेक्टेड हो गए। तो उसी तरह से यदि वैसे मनुष्य जिन्होंने सोचा कि नहीं, हमको इसमें राहत कार्य पहुंचाना है, हमें इसमें समाज में सेवा करना है, हमें गरीबों को भोजन कराना है, हमें उनको दवाइयों का प्रबंध करना है, तो वैसे भी मनुष्य हैं जिन्होंने रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब जैसे इंजेक्शन को फ्री में बांट दिया है। लेकिन होता क्या है कि यदि सादा कपड़ा है, एक पान का पिक जब पड़ जाता है तो लोगों को पान का पिक दिखलाई देता है, उस कपड़े का कलर नहीं दिखलाई देता है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, आज हठात इस बीमारी पर जितना इन लोगों ने काम किया है, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, 38 जिला में, इसी बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सौजन्य से 38 जिला में 4000 से भी ज़्यादा रसोई घर चल रहे हैं। सर, आप लोग को क्या लग रहा है, ये 70-80% जैसा लोग कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर 70 से 80% जनता को वैक्सीन लगा दिया गया तो इस बीमारी का प्रकोप कुछ हद तक या पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि खत्म हो सकता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी ने बिहार के ही संसाधन से 700 से ज़्यादा टीका एक्सप्रेस और जो आपको 1-to-1 वाहन से लगभग 18 नगर निगम
और 20 नगर परिषद में इन्होंने आदेश दिया है घर घर में जाके और वैक्सीनेशन कराने इसकी सर कोई समय सीमा आप लोगों ने तय कर रखी है? जैसे समय सीमा तो मेरे कहने का मतलब है कि इतने बड़ी 12 करोड़ आबादी वाला यह जो प्रदेश है और उसमें अपने रिसोर्स से हमको जब काम करना है तो समय सीमा तो निर्धारित है कि जिसको अभी टीका पड़ गया उसके बाद उसको 2 महीने के बाद उसको पड़ना है। दूसरी बात, आप अभी देख रहे होंगे कितने जगहों पर फ्री राशन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जितना आपके प्रदेश का रिसोर्स है वो पूरे रिसोर्स को खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आपदा में सबसे पहले गरीब आदमी का अधिकार है राज्य के खजाने पर। तो राज्य के खजाने को तो उन्होंने एक तरह से बिहार के लोगों के लिए उन्होंने खोल दिया। इस कोरोना काल में पहला भी जो कहर आया था उसमें भी बिहार का जो सक्सेस रेट था पूरे देश में नंबर 1 था। और आज भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जिससे कि हमारा सक्सेस रेट आज देश में बहुत सम्मानजनक स्थिति पर है। मेरा ये कहना है कि विपक्ष को जहाँ पर सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए था वहाँ पर विपक्ष ने अपने नकारात्मक रवैये से पूरे बिहार का अपमान किया है और बिहार की जनता का अपमान किया है, नंबर 1। नंबर 2, ये बताइए एग्जाम्पल आप दीजिए, जितना बिहार में विपक्ष वोकल है और कहीं अगल बगल प्रदेश में कहीं वोकल है? आए दिन ये खबर आ रही है विशेषकर स्लम बस्तियों में बहुत सारे लोग जो हैं वैक्सीन लेने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है कई तरह की अफवाहें उनके बीच में फैला दी गई हैं। आपको मैंने पहले कह दिया कि ये वही लोग हैं जो एक तरफ इस वैक्सीन की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं और ये यही लोग हैं जो सबसे पहले दौड़ कर जाकर वैक्सीन ले रहे हैं और सोशल मीडिया में लंबा चौड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमारा गठबंधन का जो दल है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों के कार्यकर्ता सभी जगहों पर जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। बिहार में अवेयरनेस है और आप देखे होंगे, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, किसी गांव में, शहर को तो छोड़ दीजिए, किसी गांव में पता लग रहा है कि कोई कोरोना का पेशेंट है तो उसके गांव वाले भी उसको क्वारंटाइन करवा दे रहे हैं। ये जागरूकता माननीय नीतीश कुमार की न देन है, वहाँ तो कोई हल्ला हंगामा नहीं है। तो इतना बड़ा जो जागरूकता जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यदि जगा दिया लोगों को, और इसके पीछे है, इसके पीछे शिक्षा की व्यवस्था है। आज गांव-गांव यदि शिक्षित है, और आपको बता देना चाह रहा हूं कि आज 9वीं क्लास में 10 लाख से ऊपर की लड़कियां 9वीं क्लास में पढ़ रही हैं। पहले क्या स्थिति थी? ये नीतीश कुमार जी का काम है कि शिक्षित बनाओ, और जब शिक्षित बना दोगे तो सरकार के सभी कार्य, जब कोरोना से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, ये मैं आपको 100% सत्य कह रहा हूं, ये सारी सूचनाएं समाज के अंतिम पायदान तक के व्यक्ति के पास सर्कुलेट हो जाती है। हाँ, ऐसा निर्देश आया है, कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क पहनना है, साबुन से हाथ धोना है, कहीं जाए तो डिस्टेंस मेंटेन करना है। आपने देखा कितना अच्छा निर्णय हुआ कि अब बच्चियों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल में सीट रिजर्व कर दिया गया। सर, मगर विकास की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी विकास सूचकांक में आप सबसे निचले पायदान से पर खड़े थे, उसके बारे में के लिए भी किसको दोषी दिया जाए? देखिए, ये किसी को दोषी नहीं दिया जाता है। बिहार क्या है? बिहार को विकास करते रहना है, और जो प्रदेश हैं वो विकसित प्रदेश हो गए। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं कि जिनके पास खनिज है, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जिनके पास कोस्ट लाइन है, समुद्री मतलब कि किनारा है, मतलब कि उनके आय के कुछ वहाँ साधन हैं। आपके यहाँ आय के साधन क्या है? तो जितना प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उस आज प्रयास का प्रतिफल है कि आज जो भी व्यवस्था नजर आ रही है सामने, वो उनके प्रयास का फल है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना जरूर रहा है, अभी भी रहा है, ऐसा प्रदेश
कि जहां कोई प्राकृतिक संसाधन हमको नहीं है। कोई भी घर कब उन्नत होता है कि जब उस घर में सभी कमाने वाले लोग रहते हैं। और कोई एक कमाने वाला रहेगा और सब खाने वाला रहेगा तो कभी वो डेवलप नहीं करेगा। आज हमारे यहाँ क्या है, हमारे सारे प्राकृतिक संसाधन चले गए। हमारे पास एग्रीकल्चर बच गया, हमारे पास टूरिज्म बच गया। और आपने देखा होगा कि आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा यदि जोर किस पर है तो एग्रीकल्चर यील्ड पर है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ का टूरिज्म है, क्योंकि बिहार जो है एक भारत के इतिहास में और विश्व के इतिहास में बिहार एक सम्मानजनक स्थान पर है, जहाँ पर बहुत से ऐसे ऐसे टूरिज्म प्लेसेज हैं, बहुत से इतिहास छिपे हुए हैं कि जिनको कि आज विश्व जानना चाहता है। उसको डेवलप करने का है और उनका सपना है कि ये दो सेक्टर हम जब डेवलप कर देंगे तो कल होके बिहार आत्मनिर्भर बन जाएगा। कोई एक दिन की चीज़ यहाँ नहीं है और प्रयास हो रहा है। और जब प्रयास होगा, धीरे धीरे अब प्रयास हो रहा है। आप एक जगह पकड़ रहे थे तब तक ये बीमारी आपके सामने आ गई। तो ईश्वर से हम लोग यही मनाते हैं कि ये बीमारी का खात्मा हो जाए और बिहार जो है अपने संसाधन, अपने मेहनत के बदौलत अपने पैर पर खड़ा हो। और इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि केंद्र जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। बिहार भारत के नक्शा पर वहाँ पर है जहाँ शरीर में हृदय होता है, और हृदय जब मजबूत होता है तो पूरा शरीर मजबूत होता है। आज यदि केंद्र सरकार बिहार को मजबूत करेगी तो पूरा देश मजबूत होगा। जो हमारे यहाँ स्किल है, जो मेहनत करने का जो कला है, और जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है, और बहुत सा ऐसा धरोहर है जिसको लेकर भारत जो है मजबूत बन सकता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। और इस कोरोना काल में मैं तो यही